चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि हमारी देहरादून सीरीज चल रही है, तो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट देहरादून मुझे लगता है जो पूरा कंटेंट है सभी किताबों में मिला के तो कम से कम 7 से 8 लेक्चर मत समझो, और 7 से 8 लेक्चर में शायद देहरादून हो जाएगा। तो बहुत बड़ा जिला है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कवर हो जाएंगे, है ना। बाकी देखिएगा, होली निपट गई है, सब चीज़ हो गया है। अब आप लोग अपने जो अगला टारगेट है, पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, जो भी आपके टारगेट है, 3 तारीख को पीसीएस फ्री है ना। और तो पेपर तो है ही आपके, ऐसा तो है नहीं, लगातार जनवरी से रोटेशन में चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग रोटेशन में चल रहे होंगे और लगातार कंटिन्यूटी आप में जो है बनी होगी, जिससे क्या होता है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर की यार हाँ ठीक है। अगर आपका सपोज करो वीडियो में नहीं होता है, ठीक है, इन केस में नहीं होता है, वैसे तो हो जाना चाहिए अगर आपने अच्छे मेहनत कर रखी है और एक तरीके से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रखा होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। लेकिन किन्हीं कारणों के बस आपके कंफ्यूजन ज़्यादा हो गए होंगे, या नहीं कि आपने पढ़ते टाइम पे फोकस नहीं किया होगा, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए, है ना। लेकिन देखिएगा, अगर आप नियर बाई में हैं या जहाँ भी है, अगर आपने एक बार मन बना लिया है सरकारी नौकरी पाने की, तो आप लोग बिल्कुल भी उससे पीछे ना हटे, ठीक है। अब देखिएगा, देहरादून का पार्ट 2 है, सीधे पार्ट 2 करते हैं हम लोग, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करते पार्ट 2। वैसे तो मैंने पहले करवाया था, लेकिन वो वीडियो एक कंटिन्यूटी नहीं थी, वो ऐसे ही था, ठीक है। अब कंटिन्यूटी है, तो अब जो है देहरादून जो है, मैं 5 या 6 पार्ट आएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे पार्ट आएंगे कि मैं गारंटी दे रहा हूँ रिसर्च और कंटेंट के साथ आएंगे। और ऐसा रिसर्च और कंटेंट आएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। जो जुड़े हैं बच्चे, उनको खुद ही लगेगा आगामी परीक्षाओं में कि हाँ काफ़ी हद तक आपके लिए आसान हुई है चीज़ें। तो देखिएगा, देहरादून पार्ट 1 में मैं आपको लगभग देहरादून के ऐतिहासिक और उसके जो सांस्कृतिक तरीके से उसके नाम थे, उसके कुछ प्लेसेस थे, लाखा मंडल हो गया, बैराटगढ़ हो गया, है ना, और अन्य जो भी था, तो वो मैंने आपको बताया। लगभग भौगोलिक आपको मैंने लास्ट इसका अपडेट बताया था। भौगोलिक अपडेट में देखिएगा, एक अपडेट मैं आपको बता दूं, जो देहरादून है वो, ठीक है, मध्य हिमालय, जिसे आप लघु हिमालय भी बोलते हैं, है ना, लघु हिमालय भी बोलते हैं मध्य हिमालय को, इसके और शिवालिक के बीच में आता है। शिवालिक के बीच में, इन दोनों के बीच में हमने जब उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा, तो वहां पे बताया था मैंने कि मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में हमारी दून घाटियां आती है, दून आता है, दून घाटियां आती है, जिसे पूर्व की ओर द्वार कहा जाता है और पश्चिम की ओर दून कहा जाता है। मैंने ऐसा बताया था। तो याद रखिएगा, देहरादून जो है सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है, लगभग 75 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। तो ये मध्य और शिवालिक के बीच में आता है। इसी के साथ बच्चों देखिएगा, इसका अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, उत्तराखंड का आपने देखा होगा कि क्षेत्रफल जो है आयताकार है ना, आयताकार है। देखिएगा, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला आपने देखा होगा पिथौरागढ़ है ना, पिथौरागढ़ है। और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला यही देहरादून है, याद रखिएगा, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है। और सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है, वैसे बता दूं एक अपडेट के लिए फिर से। और सबसे दक्षिणी जिला आपका यूएस नगर है। सॉरी, चूंकि हम देहरादून पढ़ रहे हैं तो कंटेंट ये याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, और सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो यूएस नगर है, जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि जॉर्ज कमेटी जो है वो बनाई गई थी। जॉर्ज कमेटी के अनुसार ही इसको क्या किया गया था, उत्तराखंड में शामिल किया गया था, ठीक है। चलो, अब देखो बच्चों, यहां पे मैंने बताया तो था पहले भी, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं। देहरादून में कुछ नदियां हैं जो जिस दौरान मैं भी तैयारी करता था, तो थोड़ा देहरादून की नदियां जो है कंफ्यूज करती थी, हमें कंफ्यूज क्रिएट करती थी, है ना। सुसवा हो गई, ठीक है, सौंग हो गई। तो सबसे पहले चलते हैं यमुना। टॉस तो आपको पता है इसके सबसे पश्चिमी क्षेत्र पे चलती है, वो मैं आपको बता चुका था। टॉस इसके सबसे पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। देखिएगा, यहाँ पे एक रामपुर मंडी पड़ती है, रामपुर मंडी पड़ती है,
यहीं पे देखिएगा एरिया है, यहीं पे यमुना व आसन नदियों का मिलन होता है। यमुना व आसन नदियों का मिलन होता है रामपुर मंडी में। इसी के पास है आसन बैराज, आपने सुना होगा, लिख लीजिएगा आसन बैराज। एक मिनट, मैं इसमें शायद डाल दूं, है ना। आसन बैराज आपने सुना होगा, है ना। आसन बैराज आपने सुना होगा, ठीक है, यहीं पे है। और इधर ही पे आपने सुना होगा जो यमुना और आसन बैराज है, ठीक है, यहीं के इसी बीच में आपने डाक पत्थर एक जगह सुनी होगी। क्या? डाक पत्थर, ठीक है, डाक पत्थर एक जगह सुनी होगी। तो रामपुर मंडी में यमुना और आसन नदियों का जो है मिलन होता है, और यहीं पे डाक पत्थर बैराज जो है आसन नदी की ओर है, याद रखिएगा। इस पे आसन बैराज बना हुआ है, ठीक है, इस पे आसन बैराज बना पड़ा है। और ऑलरेडी मैं पहले बता चुका था कि जो आसन बैराज बना है, इसमें जो जलाशय है, ठीक है, उस जलाशय को या तो आसन जलाशय बोला जाता है। झील ही है वो एक प्रकार से, जिस प्रकार से टिहरी झील है उसे रामसर झील या श्रीदेव सुमन झील के नाम से जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पे एक झील बनी है डाक पत्थर के आसपास में, जिसे आसन बैराज, आसन मतलब जलाशय, या ढालीपुर जलाशय बोलते हैं, लिख लीजिएगा, या ढालीपुर जलाशय। जिस प्रकार से टिहरी झील है उसी प्रकार से ये आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई इसमें दो राय नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, इस डाक पत्थर आसन वाली नदी में, आसन वेटलैंड की ओर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई जो आपको अपडेट होनी चाहिए। आसन जो नदी है उसके आसपास में आपने देखा होगा कि पक्षियों के लिए जो सीजनल पक्षा होती है काफी दिखाई देती है वहां पे, काफी मतलब अनुकूल, कैसे प्रतिकूल जगह है ना। तो यहीं पे आपने देखा होगा कि 2005 में देश का पहला कंजर्वेशन बना, देश का पहला कंजर्वेशन आसन वेटलैंड कंजर्वेशन नाम से, जो 4.44 वर्ग किमी पर, जिसका क्षेत्रफल 4.44 वर्ग किमी है। तो 2005 में इधर ही पे इसी प्लेस में देश का पहला कंजर्वेशन बनाया गया। ये बनाया गया आसन वेटलैंड कंजर्वेशन नाम से, ठीक है, आसन जो है वेटलैंड कंजर्वेशन नाम से बनाया गया। और ये जो है याद रखिएगा भारत का पहला कंजर्वेशन बना 2005 में। अब देखिएगा हुआ क्या, आपने एक साइट सुनी होगी, रामसर सम्मेलन सुना होगा, जो ईरान में हुआ था, रामसर सम्मेलन। ये जो है रामसर सम्मेलन, ये वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियों से संबंधित है ना, आर्द्र भूमियों से संबंधित है, इनके संवर्धन और संरक्षण से है। रामसर जो था एक समुद्री एरिया था ईरान में, तो वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था, है ना। तो 2 फरवरी 1971 के आसपास में हुआ था, और तब से ही हम जो है रामसर साइटों में जो भी आर्द्र भूमि या वेटलैंड है उनको शामिल कर रहे हैं। तो 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे या जो है आपका आर्द्र भूमि दिवस भी बनाते हैं 2 फरवरी को, इसी के एवज में। वो मैं बाद में जब सम्मेलन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको सब अपडेट करवा दूंगा। तो ये जो है उत्तराखंड का, देश का, याद रखिएगा 38वां, देश का तो 38वां रामसर साइड में शामिल होने वाला आर्द्र भूमि क्षेत्र था, लेकिन देश का 38वां था, लेकिन उत्तराखंड की ओर से पहला था ये, ठीक है, रामसर सम्मेलन में, जिसे जो है क्या मिला था बताइएगा, दर्जा मिला था कि ये वाला क्षेत्र आर्द्र भूमि वाला है, मतलब जो रामसर सम्मेलन की साइड में आ गया है, और इसे हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कुछ पैसा देते हैं और सरकार को गाइडलाइन करते हैं कि यार ये जो है अब इंटरनेशनल इन चीजों में है तो इनका थोड़ा प्रोटेक्शन करिएगा करके, है ना। तो 2005 में देश का पहला कंजर्वेशन बना, और 2020 में इसे 38वां, भारत का 38वां जो है आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया, है ना। और ये 38वां था, और यहीं पे ये 4.44 वर्ग किमी पर फैला है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको, है ना, ज्यादा टफ भी नहीं है। इसके बाद देखिएगा इस शहर की सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो है सोंग नदी, ठीक है। सोंग नदी जो है पूरे देहरादून की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इसके अलावा सिसवा व वाल्दी
व सिसवा। याद रखिएगा, मैंने सिसवा के बारे में कल बताया था। क्लेमेंट टाउन से होते हुए 60,000 जो बौने ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनकी कहानी बताया था। और इंद्र जो है उन पे हंस रहे थे, वो पार नहीं कर रहे थे, एक खुर में पानी भर गया था, तो उनके पसीने से जो उत्पन्न नदी थी यही थी सिसवा। इसी की बात चल रही है, ठीक है। तो देखिएगा, सोंग नदी बहुत इंपॉर्टेंट है इस शहर की। वाल्दी और सिसवा जो है इसकी सहायक नदियां है, याद रखिएगा। सिसवा भी है जो क्लेमेंट टाउन से होते हुए मैंने आपको बताया। तो सिसवा की सहायक लिखेगा रिस्पना, बाल खिलिया मैंने आपको बताया था। रिस्पना जो है वो लिखेगा, ये जो हमारी इसकी रिस्पना और बिंदाल, रिस्पना और बिंदाल जो है वो जो है सिसवा की सहायक है, समझ में आया ना। और सिसवा ऑलरेडी सोंग की सहायक है और वाल दिया। जब भी आप सहस्त्र धारा की ओर जाते हैं, जहां देखते हैं गंधक युक्त एक मतलब वहां पे धारा है, कुंड टाइप का है, वहां पे नहाते हैं और बताया जाता है कि उससे क्या होता है, चर्म रोग जो है दूर होता है ना, ऐसा बताया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो बालिया नदी है सोंग नदी की सहायक, इसी पे है हमारा सहस्त्र धारा पर्यटक स्थल, ठीक है। सहस्त्र धारा पर्यटक स्थल जो है इसी वाल्दी नदी पे है। और सिसवा इसकी सहायक और सिसवा की सहायक रिस्पना और बिंदाल नदियां है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोंग है, ठीक है। यानी कि सभी सोंग की सहायक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछे तो रिस्पना बिंदाल किसकी है, वो सिसवा की, और सिसवा भी सोंग की सहायक नदी है। ये आपके कॉन्सेप्ट में आ जाना चाहिए। इसके बाद एक जगह पड़ती है देहरादून में जिसका नाम है रायवाला, ठीक है। एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रायवाला। तो जो रायवाला में इन सभी को लेके सोंग चलती है, सोंग नदी है ना, सिसवा को, रिस्पना को, बिंदाल को, वाल्दी को, सबको लेके चलती है और कहती है चलो मेरे साथ चलो। और रायवाला में तो हमने गंगा के साथ मिल ही जाना है। तो ये सब नदियां जाती है और रायवाला में ये जो है इसके साथ मिल जाती है, गंगा के साथ मिल जाती है, ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है। अब हालांकि मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, है ना। आज कुछ नए फैक्ट भी बताऊंगा, काफी इंपोर्टेंट है। रिसर्च और अच्छा कंटेंट है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रभावित जरूर होंगे इससे, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोगों ने लगभग एक ओवरव्यू पढ़ लिया है देहरादून पार्ट फर्स्ट में। 2 में देखिएगा यहाँ के जो फेमस चीजें हैं, फेमस प्लेसेस है, फेमस इंस्टीट्यूट है, वो हम करते रहेंगे, कंटिन्यूटी चलती रहेगी। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं देहरादून क्लब को, ठीक है। सबसे पहले टारगेट करते हैं देहरादून क्लब को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है देहरादून क्लब से, ठीक है। तो ये ब्रिटिश काल में बन गया था, इसका लगभग 1878 में ये संचालित हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। 1878 में देहरादून क्लब जो है वो संचालित हुआ। स्टार्टिंग में इसको जो है सेंट जॉर्ज स्कूल, आपने सुना होगा, यहाँ पे सेंट जॉर्ज स्कूल है ना, इस पे इसको बनाया गया था, क्योंकि सेंट जॉर्ज स्कूल जो था आपने सुना होगा वो 1934 के आसपास में बना है। तो देहरादून क्लब 1878 में बन गया था। तो स्टार्टिंग में सेंट जॉर्ज जो स्कूल है वहां पे जो ये स्कूल परिसर था, बताया जाता है कि वो पहले कैप्टन यंग का बंगला हुआ करता था। कैप्टन यंग आपने सुना होगा, इनका बंगला था। तो इनके बंगले में यहाँ पे, अब वर्तमान में तो सेंट जॉर्ज स्कूल है, लेकिन 1878 में यहाँ पे देहरादून क्लब की स्थापना की गई थी, मतलब बनाया गया था इसी प्रकार से। लिखेगा 1903-4 में, ठीक है, अजीब नाम है, फिलीमेर। 1903-4 में फिलीमेर के नेतृत्व में, 1903-4 में फिलीमेर के नेतृत्व में इस देहरादून को क्लब को भारतीय सर्वेक्षण विभाग परिषद जो है उसकी जो जमीन है वहां पे स्टैंड कर दिया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है आपने सुना होगा, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, काफी ऐतिहासिक है। आज कुछ नए फैक्ट भी बताऊंगा इसके बारे में। तो भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है, यहाँ पे जो 1903-4 में फ्लेमीर के नेतृत्व में, जो पहले कहां पे था, सेंट जॉर्ज स्कूल जो कैप्टन यंग का बंगला हुआ करता था, यहां से ट्रांसफर करके 1903-4 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यहाँ पे इसको लाया गया, ऐसा बताया जाता है। फ्लेमेर जो थे इनके नेतृत्व में ये सब काम हुआ देहरादून क्लब, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है। अब देखिएगा यहाँ का बहुत ही फेमस जो है, मैंने हालांकि बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जिला सीरीज कर रहे हैं शुरुआत से। तो क्लॉक टाउन के बारे में ना जाने तो देहरादून के सामने पलटन मार्केट है, बिल्कुल एक बार हार्ट कह सकते हो उस एरिया का पलटन, क्योंकि हम भी काफी रहे हैं वहां पे, है ना। काफी रहे तो क्या है, देहरादून में रहे थे 3-4 साल, तो कभी कभी जाना हो जाता था पलटन मार्केट में। घंटाघर तो ऑलरेडी आपको पता फेमस है ना। क्लॉक टाउन
क्लॉक टावर या घंटाघर, ठीक है, घंटाघर भी से बोला जाता है पूरे एरिया को। वहां पे चक्राता रोड, बहुत सी चीजें हैं, सामने पल्टन मार्केट है। देखिएगा बच्चों, इसका इतिहास बताने चलूं तो ब्रिटिश काल में एक बहुत फेमस वकील या न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम था बलवीर सिंह, ठीक है, बलवीर सिंह बहुत फेमस न्यायाधीश थे, वकील थे फिर न्यायाधीश बने, बलवीर सिंह। तो जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनके भाई थे, लिखिएगा, हाँ ठीक है, कुंवर सिंह, थोड़ा नाम दिमाग से हट गया, कुंवर सिंह, ठीक है, इनके भाई थे कुंवर सिंह, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में बहुत फेमस वकील और उसके बाद न्यायाधीश हुआ करते थे बलवीर सिंह, तो इनके भाई थे कुंवर सिंह, अच्छी खासी फैमिली के थे। तो इनके भाई जो थे बलवीर सिंह, वो थोड़ा आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई। तो कुंवर सिंह ने अपने भाई को, ठीक है, मतलब उनकी याद किया, उनकी स्मृति में देहरादून शहर में कुछ बनाना चाहा, समझ में आया ना, और उन्हें सोचा कि यार क्लॉक टाउन बनाऊंगा। और जहां पे वर्तमान क्लॉक टावर है या घंटाघर है, वहां पे पहले 2 टंकियां हुआ करती थी, ठीक है, 2 पानी की टंकियां हुआ करती थी स्टार्टिंग वाले दौर पे, जब इन्होंने कल्पना की थी इस घंटाघर बनाने की। अब हुआ क्या, जब इन्होंने घंटाघर बनाने की बात की, आजादी के टाइम की बात है ये लगभग, तो उस टाइम पे लगभग यहाँ के जो लोग थे वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे घंटाघर बने, और विरोध हो रहा था। और आपको बता चुका हूं कि 1867 में क्या हुआ था, देहरादून नगर पालिका की स्थापना हो चुकी थी। ये भी याद रखिएगा जेहन में, है ना, हर चीज हमें याद रखनी है। देहरादून नगर पालिका की स्थापना हो गई है तो डेफिनेटली नगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चल रही है। तो ऐसे में क्या है, जो आसपास के लोग हैं और जो देहरादून नगर पालिका को चला रहे हैं और जो न्यायाधीश लोग थे वो थोड़ा अड़ गए थे यहाँ पे जमीन देने को लेकर, ठीक है। तो जो ये देहरादून नगर पालिका थे इस टाइम पे, इसके एक पूर्व यानी कि रिटायर जो थे वो थे नगर पालिका अध्यक्ष थे आनंद स्वरूप गर्ग, ठीक है, आनंद स्वरूप गर्ग, याद रखिएगा इनका नाम आनंद स्वरूप गर्ग। तो इन्होंने सपोर्ट किया किसको, कुंवर सिंह को। उन्हें पता था कि यार बलवीर सिंह एक बहुत अच्छा आदमी था, न्यायाधीश थे, और इन ऐसे महान और मतलब विद्वान आदमी के नाम पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो जमीन मैटर कर रही थी। तो आनंद स्वरूप गर्ग जो थे, इनको आइडिया था कि यार नगर पालिका में कैसे कार्यक्रम चलता है, कैसे मैटर चलता है, कैसे कंटेंट चलता है, ठीक है, कहाँ से प्रोसेस होगी, कहाँ से चीजें पास होंगी। तो आनंद स्वरूप गर्ग ने कुंवर सिंह से कहा, यार आप एक काम कर लो, आपको पता होगा आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू बनी हुई थी, है ना, सब चीज समझिएगा, ठीक है। 1947 में आजाद भारत की पहली जो महिला राज्यपाल बनी थी वो यूपी की बनी थी, सरोजिनी नायडू। और तत्कालीन में हम भी क्या थे, यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड। तो आनंद स्वरूप गर्ग ने सीधे कुंवर सिंह से कहा कि सीधे आप यहाँ पे जो भूमि को लेके विवाद हो रहा है, इस मैटर पे जो है सरोजिनी नायडू से मिलो। अगर वो किसी कंडीशन में हाँ करती है और यहाँ पे इस बिल्डिंग का शिलान्यास कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जो है विवाद रुक सकता है। तो कुंवर सिंह जो है सीधे सरोजिनी नायडू के पास गए, और सरोजिनी नायडू ने, लिखिएगा डेट मैं आपको बता दूं, ये डेट थी आपकी 24 जुलाई 1948, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जुलाई 1948 को क्या किया, इस जगह जहां पे विवाद चल रहा था इसका शिलान्यास कर दिया, ठीक है। देखिएगा नींव रखी, एक प्रकार से कह सकते हो, पहला ईंट रख दिया, मतलब पहला ईंट रखा, अभी बना थोड़ी है, पहला ईंट ही तो रखा है ना यार। मैं कह रहा हूं कि मेरा मकान बनकर कंप्लीट हो गया, मैं कह रहा हूं कि मेरा मकान बनना आज से स्टार्ट हुआ है। तो ये स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई 1948 से बनना, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्लॉक टावर जो है उसका शिलान्यास कब हुआ, तो 24 जुलाई 1948। जेहन में लिखना, शिलान्यास मतलब पहली ईंट पड़ी थी इसकी उस जगह। इसके बाद विवाद थम गया था। इसके बाद आगे चल के अक्टूबर 1953 में ये बनकर तैयार हुआ, समझ में आ रहा, नींव कब डल रही है, 24 जुलाई 1948 को, और अक्टूबर 1953 में ये क्लॉक टावर जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। तो तत्कालीन यातायात और रेलवे मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेगा, तत्कालीन टाइम पे वो रेलवे व यातायात मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। तो अक्टूबर 1900 लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो अक्टूबर 1953 में उन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, लिखेगा उद्घाटन मतलब बन गया। जब भी यार किसी से उद्घाटन करवाओगे, रेस्टोरेंट का, किसी फर्म का,
किसी भी कॉटेज का, कोई भी सर्किट हाउस बना रहे हो, किसी भी चीज का, जब भी आप लोग क्या करोगे, कहीं से भी उद्घाटन करवाओगे, तो उद्घाटन कब करवाओगे यार, जब वो चीज कंप्लीट हो गई होगी, है ना, समझ में आया ना, जब वो चीज कंप्लीट हो गई होगी। शिलान्यास कब करवाओगे, जब उस पे पहली ईंट डालोगे। तो वो काम किया था सरोजिनी नायडू ने 24 जुलाई 1948 को, और अक्टूबर 1953 को रेलवे यातायात तत्कालीन मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया। अब सब चीज हो गई यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना क्लॉक टावर, थोड़ा हम इंटरेस्टिंग भी जानते हैं। सब चीज हो गई तो वहां के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने जनता में अफवाह फैला दी कि ये क्लॉक टावर जो है वो टेढ़ा बना दिया। समझ में आना, वो टेढ़ा बना दिया। इसके वास्तुकार का नाम लिखो यार, पहले तो हरिराम मित्तल व रामलाल। इसके इंजीनियर लिखो हरिराम मित्तल व हरिराम मित्तल, ठीक है, हरिराम मित्तल व रामलाल एक प्रकार से वास्तुकार कह सकते हो, इंजीनियर ही थे, लिखेगा वास्तुकार या इंजीनियर ही थे, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इन दोनों के इंजीनियर थे, यानी जेई थे, समझ लीजिएगा। वास्तुकार भी यही थे अगर पूछ लेगा तो। अब नगर के व्यापारियों ने क्या हुआ, अफवाह फैला दी जनता में कि यार ये ना गिरने वाला है, ठीक है। लोग दहशत में आ गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो वास्तुकार थे अन्य विभागों के, उन्होंने थियोडोलाइट, एक विधि होती है साइंस में, तो ये चेक करती है कि ये बिल्डिंग जो है किस तरीके से स्टैंड हुई है, सही है या नहीं है। तो इन्होंने सारी जनता को, जो भी वास्तुकार थे और सरकार थी तत्कालीन टाइम पे, नगर पालिका वाले, सभी जनता को ले गए और थियोडोलाइट प्रक्रिया से क्या किया, जनता के सामने चेक करवाया और रिजल्ट सामने लाए। तब जाके जनता जो है वो शांत हुई, और इस तरीके से हमारा क्लॉक टाउन जो हम देख रहे हैं वो वर्तमान में भी हमें दिखता है। तो ये रहा हमारा क्लॉक टाउन का इतिहास। समझ में आया ना, काफी इंपोर्टेंट है, और इस चीज को छोड़िएगा मत, है ना। अब देखिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अब लिखिएगा देहरादून में चूना पत्थर का इतिहास। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने छांट के चीजें आपके लिए। देहरादून में चूना पत्थर का इतिहास, चूना पत्थर का इतिहास, ठीक है। देहरादून में चूना पत्थर का इतिहास देखिएगा। देहरादून के इतिहास में, हालांकि आजकल मौसम, लीची और चीजें फेमस है, लेकिन 3-4 चीजें बहुत फेमस है यहाँ की, ठीक है। पहले ये चूना पत्थर, चूना, चाय, चावल, चौक, तो लीची भी है बहुत फेमस। लेकिन इन 4 चीजों के लिए प्राचीन काल में, ब्रिटिश शासन काल में, देहरादून बहुत जाना जाता था, चूना, चाय, चावल और चौक के लिए, ठीक है। तो इनमें सबसे अच्छा इतिहास है इसका, किसका, चूने का, ठीक है, चूने पत्थर का। बताया जाता है कि जो गुरु रामराय का जो गुरुद्वारा है ना, जिसे झंडा साहिब बोलते हैं हम, जहां पे झंडा मेला लगता है, परसों ही बताया था कि उस गुरुद्वारे की नींव नहीं रखी थी रामराय ने 1799 में। वो मुगल शैली का बना हुआ है, जो औरंगजेब वाली पूरी कहानी बताई थी, वो वाले गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं। पहले वो कालसी में थे, बाद में उन्हें खुड़बुड़ा में आए थे, है ना। तो चूना पत्थर जो है, बताया जाता है कि जो गुरु रामराय की जो गुरुद्वारा है, उसकी जो दीवारें बनी है, इसी के चूना पत्थर से बनी है। तो काफी फेमस हो गया था, काफी फेमस हो गया था देहरादून का चूना पत्थर। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि जो लाहौर के लोग थे तत्कालीन, है ना, लाहौर के लोग थे, उन लोगों की नजर पड़ गई यहाँ चूना पत्थर पे। समझ में आया ना, उन लोगों की यहाँ पे नजर पड़ गई चूना पत्थर पे, और देहरादून में चूना पत्थर की जो है वो डिमांड बढ़ने लग गई। समझिएगा, एक आदमी का नाम लिखेगा, ठीक है, बिहारी लाल बख्तियार। एक आदमी है बिहारी लाल बख्तियार, बिहारी लाल बख्तियार, ठीक है, बख्तियार। तो ये जो बिहारी लाल बख्तियार है, इसने सारी डिमांड को करते हुए यहाँ पे पहली बार जो है चूना पत्थर जो खनन कार्य होता वो करना शुरू किया और बेचना शुरू किया, लगभग बिजनेस करना शुरू किया, ठीक है। जब बिजनेस करना शुरू किया तो सबसे पहले 1937 में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 1937 में सबसे पहली जो खान मिली, हालांकि हल्का फुल्का मिलता था, ठीक है, उससे करते थे, लेकिन एक प्रॉपर खान जो है 1937 में भट्टा गांव आपने सुना होगा, जहां पे पहली उत्तर भारत की दूसरी दार्जिलिंग के बाद जो, ठीक है,
उत्तर भारत की पहली, सॉरी, जो हमारी भट्टा फॉल वाली परियोजना है वहां की बात है। तो भट्टा गांव में पहला जो है चूना खान जो है मिली, लिख लीजिएगा। 1937 में पहली बार जो है भट्टा गांव में चूना खान मिली थी, चूना खान, ठीक है, चूना खान मिली थी, यही मतलब चूना पत्थर की खान लिख लीजिएगा, है ना। अब आप यकीन नहीं मानोगे, आजादी के समय, समझ में आना, आजाद होने के बाद देहरादून का चूना पत्थर में नाम बढ़ने लगा, तो इसके देहरादून के चूना पत्थर को मैग्नास गोल्ड कहा जाने लगता था। मैग्नास गोल्ड, समझ में आना, इसको मैग्नास गोल्ड के नाम से जाना जाता है भारत में। तो इसकी डिमांड बढ़ने लग गई मैग्नास गोल्ड नाम से, ठीक है, चूना पत्थर मैग्नास गोल्ड नाम से। तो जैसे ही मैग्नास गोल्ड नाम से आजादी के टाइम पे पॉपुलर हुआ देहरादून का चूना पत्थर, और 1937 में भट्टा गांव में पहला चूना खान मिली, तो जैसे ही देश का बंटवारा हो रहा था, तो जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, लाहौर वाले एरिया से, तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में ही लाहौर से डिमांड बढ़ने लग गई, तो उन्हें पता था यार एक जगह है देहरादून जहां से चूना पत्थर आता है और जहां से बिजनेस होता है ऑल ओवर, लगभग लाहौर में हर जगह होने लगा है। तो उन्होंने देहरादून में सीधे आकर क्या किया, जो चूना पत्थर वाले खदान है इसमें घुस गए, इस वाले बिजनेस में घुस गए। आज भी देखोगे तो वहां के जो ज्यादा लोग हैं बंटवारे के टाइम पे, वहां के जो ज्यादा लाहौर इस धर वाले एरिया के लोग हैं, वो आज भी आपको जो चूना पत्थर का कारोबार चलता है देहरादून में, उस पर ज्यादा इन्वॉल्व मिलेंगे, क्योंकि आजादी के बाद ही वो समझ गए थे कि आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे देहरादून के चूना पत्थर को मैग्नास गोल्ड कहा जाता था। तो ये रहा आपका देहरादून के चूना पत्थर का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक। अब एक और लिख लीजिएगा, बुद्धा टेम्पल यहाँ पे है ना, बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल देखिएगा, बुद्धा टेम्पल कहां पे है। जब आप देहरादून में जाओगे, तो देहरादून में जब जाओगे तो आप क्लेमेंट टाउन और जाना पड़ेगा, जहां पे आपका ग्राफिक एरा बीटेक कॉलेज है, काफी मतलब नाम है उसका, है ना। तो क्लेमेंट टाउन की ओर जाना पड़ेगा। तो क्लेमेंट टाउन जाओगे, क्लेमेंट टाउन जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है बुद्धा टेम्पल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लेमेंट टाउन के पास में है, बताया जाता है कि ये मंडोलिन, ठीक है, मंडोलिन मठ का है, मतलब मंडोलिन मठ जो है उसका ये टेम्पल है, मंडोलिन मठ का। इनमें भी बुद्ध धर्म में भी कई मठ चलते हैं, तो मंडोलिन मठ का ये है। देखिएगा, इसका उद्घाटन 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर 2002 को दलाई लामा, आपने सुना होगा, एक पर्सनालिटी नहीं है जिस प्रकार से मैं हूं, मेरा नाम जो भी है दिनेश है, बाकी 20 लगता है ना, तो मेरा जो वंश आगे बढ़ेगा तो 20 लगेगा। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, वहां पे नाम नहीं होता, दलाई लामा होता है, वो चलते रहते हैं, ठीक है, दलाई लामा। तो 28 अक्टूबर 2002 को लिखेगा, दलाई लामा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया क्लेमेंट टाउन में। मंडोलिया मठ का है, लिखेगा इसके बारे में, है ना, बुद्धा मठ के बारे में। 220 फीट इसकी ऊंचाई है और 5 मंजिला है, लिखेगा 220 फीट ऊंचाई और 5 मंजिला है, लिखेगा, और कितना, 5 मंजिला है, लिखेगा ये, ठीक है। और 103 फीट की यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति है। क्या पता युगे ट्रिपल पागलों की तरह हरकत कर देते हैं कई बार पेपर बनाने वाले, ये ना पूछ दे कि मूर्ति कितने फीट की है, तो 103 फीट की बुद्ध की मूर्ति है। अब ये मत कह देना यार बुद्धा टेम्पल है और वहां पे आप किसी और की मूर्ति की कल्पना करें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बुद्धा टेम्पल बहुत फेमस है, कभी भी जाओगे तो क्लेमेंट टाउन चले जाना, ठीक है। क्लेमेंट टाउन की बात आई है तो यहीं से क्लेमेंट टाउन के बारे में पढ़ लेते हैं ना। देखिएगा, क्लेमेंट टाउन से होते हुए मैंने आपको बताया ना कि सिसवा नदी जाती है, कल परसों लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका था। देखिएगा बच्चों, क्लेमेंट टाउन को बसाने का जो है फादरी क्लेमेंट इटली को जाता है, जो इटली के थे, ठीक है, इटली के पादरी थे, इटली के पादरी थे। 1936 के आसपास में इनकी क्या थी, इस क्लेमेंट टाउन को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या थे वो देखिएगा। ये यार एक ऐसा शहर बसाना चाहते थे जहां रिटायर फौजी और मतलब आला दर्जे के अधिकारी वहां पे रहें, जिससे माहौल भी अच्छा रहे और सिस्टम भी अच्छा रहे, है ना। इस तरीके का बनाना चाहते थे। तो इन्होंने एक ब्रिटिश निर्मित संघ बनाया, क्लेमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश निर्मित संघ बनाया, जिसके माध्यम से इनने क्या किया, इसके आसपास के क्लेमेंट टाउन के आसपास के एरिया को धीरे धीरे
पट्टे पे लेना शुरू किया और कानूनी तौर पे उसे खरीदना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्हीं लोगों को जमीन दी, क्योंकि इधर के आसपास की जमीन इनके अंडर में आ गई। तो इन्होंने अपने तरीके से बसाना चाहा यहाँ को, तो लोगों को उस हिसाब से यहाँ पे जमीनें देना शुरू कर दिया। किसने? फादर क्लेमेंट एटली ने, इटली के थे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो इनके सपने थे तो उस तरीके का ये शहर बन गया। तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या हो गया बताइएगा? क्लेमेंट टाउन हो गया, फादर क्लेमेंट इटली के नाम पे। और इस शहर की स्थापना पूछेगा तो 1936। और बगल से नदी मैं ऑलरेडी बता चुका, कौन सी? सिसवा नदी, ठीक है, जिसे बालखिलिया नदी भी बोला जाता है, ये गुजरती है इसके बगल से, ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपका बुद्धा टेम्पल है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब आपका, हाँ ठीक है, सेंट पॉल्स चर्च लिखेगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं करवा रहा हूं आपको, है ना। सेंट पॉल्स चर्च, सेंट पॉल्स चर्च। एक सेंट पीटर्स चर्च भी है, वो अलग है। सेंट पॉल्स चर्च लिखेगा। ठीक है, सेंट पॉल्स चर्च मसूरी में है। मैं आपको बताऊं बच्चों, मसूरी एक ऐसी जगह है, जैसे हम है ना, तो जैसे ईसाई है, ईसाई में भी अलग अलग मतावली है। जैसे वहां पे प्रोटो स्टेट काम करता है और कैथोलिक काम करता है ना। कैथोलिक चर्च आपने सुने होंगे, प्रोटो स्टेट चर्च सुने होंगे, अलग अलग 3 प्रकार के चर्च हैं। तो उत्तर भारत में बताया जाता है कि मसूरी एकमात्र ऐसा चर्च है जो ईसाइयों के तीनों जो मतावली है, धर्म मतावली है, उनका जो है यहाँ पे तीनों ही चर्च है, ठीक है, तीनों चर्च है। पहला यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेंट पॉल्स चर्च, सेंट पीटर्स चर्च, सेंट पीटर्स चर्च, ये है यहाँ पे कैथोलिक संप्रदाय, जो कैथोलिक को मानने वाले ईसाई है वो सेंट पीटर्स चर्च में जाते हैं। अब ये दूसरे नंबर का सेंट पॉल्स चर्च, ठीक है, आज पढ़ोगे इसके बारे में। सेंट पॉल्स चर्च, सेंट पॉल्स चर्च, ये प्रोटोस्टेट वाले जो होते हैं ईसाई, ठीक है, प्रोटोस्टेट वाले वो मानते हैं। एक और है, मैं बता दूं, मैं नाम बता दूं उस का नाम, कैलोग मेमोरियल चर्च, कैलोग मेमोरियल चर्च, कैलोग मेमोरियल चर्च, मेमोरियल चर्च। तीनों अलग अलग मतावली के हैं, ठीक है। एक कैथोलिक को मानने वाले, जो कैथोलिक को मानते हैं वो लोग सेंट पीटर्स चर्च में जाते हैं। जो लोग प्रोटोस्टेट को मानते हैं वो लोग सेंट पॉल्स चर्च में जाते हैं। जो इसके तीसरे मतावली को मानते हैं वो कैलोग मेमोरियल चर्च को जो है जाते हैं। अब मजेदार ये बात है कि ये तीनों के तीन एक ही पहाड़ी पे हैं, समझ में आया ना। मजेदार की बात है कि ये तीनों के तीन मसूरी में एक ही पहाड़ी में है। और उत्तर भारत का क्या, भारत का भी कह सकते हो, लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा, उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे ईसाइयों के तीनों मतावली के जो है चर्च है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको काम आ सकता है, ठीक है। अब वर्तमान में बच्चों उत्तर भारत की जो ईसाई संस्था है CNI, ठीक है, वो इन तीनों को जो है मतलब कह सकते हो कि प्रोटेक्शन करती है या रेगुलेट करती है, CNI, ठीक है। अब क्या है देखिएगा, इसमें से जो सेंट पॉल्स चर्च की बात चल रही, सेंट पीटर्स नहीं, सेंट पॉल्स चर्च, इसको मैं मिटा देता हूं। अब स्पेशल लिखेगा सेंट पॉल चर्च, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट पॉल चर्च, सेंट पीटर्स नहीं, सेंट पॉल्स चर्च, ठीक है। कलकत्ता के थे, इनका नाम था, अंग्रेज थे उस टाइम पे, कलकत्ता रहते थे, बिशप डैनियल, ठीक है, इनका नाम था बिशप डैनियल, कलकत्ता के थे। तो इनके द्वारा 1 मई 1840 को इसकी नींव लिखेगा मसूरी में रखी गई और 1842 में F.A. डाउनसन को इसकी देखरेख दी गई इनके द्वारा, ठीक है। F.A. डाउनसन को इनकी देखरेख दी गई। नींव जो है बिशप डैनियल
द्वारा रखी गई 1 मई 1840 को, क्योंकि चर्च बनने में टाइम लगता है, तो 1842 में F.A. डाउनसन के नेतृत्व में बनकर ये तैयार हुआ। ठीक है, अब देखिएगा दो नाम लिखेगा आप लोग, है ना, मैरी जेनेट और क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। मैरी जेनेट और क्रिस्टोफर कॉर्बेट भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख लो क्रिस्टोफर कॉर्बेट, ठीक है। क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट लगाते हैं, क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट कौन है, कोई बता आप लाइव तो है नहीं, कैसे बताओगे, है ना। तो ये दोनों जो है उत्तराखंड के सबसे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के माता पिता हैं। समझ में आया ना, उत्तराखंड के सबसे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के माता पिता हैं। माता का नाम उनका मैरी जेनेट था, इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। पिता का नाम क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट था। इन दोनों की शादी 13 अक्टूबर 1859 को, याद रखिएगा 13 अक्टूबर 1859 को इसी चर्च पे हुई थी। किस पे? सेंट पॉल्स चर्च पे। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, उनके माता का नाम मैरी जेनेट और पिता का नाम क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट है। इन दोनों ने 13 अक्टूबर 1859 को जो है सेंट पॉल्स चर्च में शादी की। देखिएगा बच्चों, मैं एक किताब से नहीं पढ़ाता हूँ। आप सोचोगे कि सर जो पढ़ाते हैं वो मिलता नहीं है कहीं पे भी, आप किसी एक किताब में ढूंढने की कोशिश करते हो। ठीक है, मेरा ये नहीं रहता कि सिंपल पढ़ा दो, सिंपल हो जाएगा जो भी होगा, है ना। फैक्ट क्लास भी देख लेना लास्ट दिन की, जो है रिसर्च और कंटेंट जो होता है वो हर किताब से सोचता हूँ कि यार जो कॉमन ना हो, जो अलग लेवल का हो वो दो। कॉमन तो मैं देता ही हूँ, कॉमन तो आपको भी पता है, आपको याद ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ दो कि जिससे बच्चे की लाइफ बने, है ना। कॉमन दूंगा, आप जुड़े रहोगे, सब चीज होगा, तो फिर फायदा क्या। ठीक है, और मैं काउंटिंग करने शुरू कर दोगे कि वैसे ही है। चलो अभी नहीं, आप लोग काउंट कर रहे हो मुझे, आप अभी तो गिनती भी नहीं है। लेकिन यार जिस दिन रिजल्ट दोगे ना, उस दिन दिल से बोलोगे कि हाँ, सामने वाले बंदे ने हम मेरे लिए मेहनत की थी, है ना। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पर हाँ, मुझे ना बहुत मेहनत लगती है। मेरी कई बार पढ़ाई भी छूट जाती है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ऐसे कंटेंट बनाने में। अगर देखना चाहो तो किसी और का भी कंटेंट देख लेना, किसी का भी देख लेना, और मेरी जिला सीरीज देख लेना, किसी की भी जिला सीरीज देख लेना और मेरी जिला सीरीज देख लेना। गारंटी दे रहा हूँ, डिफरेंट लेवल का ही आपको कंटेंट होगा। उसका रीजन है क्योंकि हम लोग भी जो है इसी डायरेक्शन से आए हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि यार हर किसी की तरह मेरा भी जो है कॉमन रहे। व्यू सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। मैंने कभी नाम लिया व्यू और सब्सक्राइब का? कभी भी लिया? कभी कुछ कहा? नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है आपके लाइफ सेटलमेंट से, और मुझे मतलब है कि जो बच्चे मुझे रेगुलर देखते हैं उनके लिए मैं मोटिवेट रहता हूँ कि यार वो कहीं किसी कारण ये ना सोचे कि सर नहीं आए, ठीक है, सर छोड़ रहे क्या। ठीक है, अभी तो 12 तारीख बाद जो है मैं लगातार टेस्ट करवाऊंगा आपके, आप बिल्कुल तैयार रहें। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, सच्चाई है। 7-8 को पेपर है, उसी बीच में बुक आ जाएगी तो थोड़ा यहाँ वहाँ देना होगा, हो सकता है 15 तारीख हो जाए। लेकिन अप्रैल से जितने भी मैंने पढ़ाई है, जो भी मेरी प्लेलिस्ट में जो भी है, आप देख लेना यार। हिंदी देख लेना, उत्तराखंड देख लेना, जीएस देख लेना, कंपेयर कर लेना। ठीक है, दिल से पढ़ाई होगी। ऐसा है ही नहीं कि मैंने हवा में पढ़ा रखा है कोई भी चीज़। चाहे आप उत्तराखंड ले लो, उत्तराखंड के परीक्षावाणी के हर एक लेसन ले लेना, सिंगल किताब से तो है ही नहीं। व्यू नहीं है, जो मैंने सोचा था वो नहीं है, लेकिन जो सोचा है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हार मान लो, है ना। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, है ना, डेफिनेटली सिलेक्शन हो। और जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन कहो कि हाँ यार सामने वाले ने हमारे लिए मेहनत की थी, बस वही है। बाकी यार देखो, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन हो, इस बार किताब आ जाएगी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सबसे बेहतर तरीके से सोचता है प्रतियोगी परीक्षा छात्रों के लिए। तो समझ में आया ना। एडिनबरा आपने सुना होगा, ठीक है, ये यहाँ पे 1929 के आसपास में आए थे, और यहीं पे कैमल बैंक के आसपास में बच्चों जो है बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेज ईसाई थे उनको चर्च में यहीं पे दफनाया जाता था। ठीक है,
तो ये सेंट पॉल्स चर्च रहा। एक और लिख लीजिएगा यार, थोड़ा अलग अलग कंटेंट है तो थोड़ा नाम वो करने में हो जाता है ना। लिखिएगा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग नहीं है, ठीक है, अलग विभाग है, इसलिए मैंने करवाया। पोलो निकल है यार, पोलोजिकल नहीं है, पोलो निकल है ना, पोलो निकल। पोलो निकल सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, किसी भी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिए ढूंढा है। साक्ष्य चाहिए होंगे तो जो भी पढ़ा रहा हो साक्ष्य के साथ ही दूंगा, किताब में लिख रखा है। मैं ऑलरेडी बताता हूँ ना आपको जो भी पढ़ाता हूँ, ये दूसरी बुक है मेरी जो भरने जा रही है। तो टेस्ट पेपर यहीं से तैयार होने हैं, जो कंटेंट आपको दे रखा है। 50 नंबर दूंगा, तो ये मान के चल लो कि 30 से 35 नंबर यहीं, 15 नंबर मैं इस हिसाब से दूंगा कि ये आपकी तैयारी कैसी है और ये क्वेश्चन आगामी पेपर में आ सकता है, ठीक। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1935 में काशी में हुई थी, ठीक है। काशी आपको पता होगा, वाराणसी में हुई थी। बाद में बच्चों सितंबर 1969, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1969, हाँ यही डेट है, सितंबर 69 में इसका जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है, उत्तर पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है, याद रखिएगा, वो अपने देहरादून शहर में लाया गया, देहरादून में शहर में लाया गया। इसके अंतर्गत जो है 5 राज्य रखे गए, ठीक है, उत्तर पश्चिमी कमान के अंतर्गत जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एचपी लिख लीजिएगा, ठीक है, यूपी, हरियाणा, एचपी, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड तो है ही, उसके अलावा ये 5 राज्य रखे गए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1945 में काशी हुई थी। बर्डन ज्यादा होने से जो ये पहाड़ी राज्य और आसपास में लगे हुए राज्य है, तो उत्तर पश्चिमी का हेडक्वार्टर सितंबर 1969 में देहरादून बनाया गया। एचपी, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पंजाब को इसके अंडर में रख गया। इसका काम होता है मानव संबंधित सर्वेक्षण करना, समझ में आया ना। जो आदिम जनजातियां है, जो आदिवासी जनजातियां है, उनके सांस्कृतिक, समझ में आना, और समाज की और अध्ययन करना, उनका सर्वेक्षण करना। समझिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव सर्वेक्षण करना, और खासकर कौन से मानव, जो इन वाले एरिया में, इन राज्यों के एरिया में जो आदिम जनजाति रह रही है, जो जनजातियां रह रही है, ठीक है, उनके जो सांस्कृतिक जीवन है उसका रिसर्च करना। साथ ही अब तो ये वर्तमान में क्या कर रही है, जो हिमालय वाले क्षेत्र है, ठीक है, जो हिमालय वाले क्षेत्र है, वहां पे जो आदिम जनजातियां हैं, उनके सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन को भी अपने इस सर्वे के माध्यम से उजागर कर रहा है। कौन? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जा सकता है किसको रिलेट करता है, क्या करता है, मैंने आपको बता दिया। कब देहरादून लाया गया, वर्तमान में कितने राज्य इसके अंडर में काम करते हैं, सब देख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वही भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एक भारतीय पुरातात्विक विभाग है, वो अलग है, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक जो है, वो जो पुरातात्विक संबंधित हमारी जो, जैसे हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बताया है, उस टाइप का जो है, अलेक्जेंडर को उसका जनक बोला जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो वो उधर सेक्टर वाला काम करता है। 1861 में बनाया था वो, ठीक है, 1861 में बनाया था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। और अलेक्जेंडर को उसका जो है उस विभाग की स्थापना की थी, उसी को उसका जनक भी माना जाता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक।
और वो जो डिपार्टमेंट है वो भारत में, जैसे आपने देखा होगा कि यार अलग अलग की संस्कृति सभ्यताएं रही है, अलग अलग शासनकाल रहा है शासकों का। तो जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे चंद काल पे कुछ मिला है ना, अल्मोड़ा में कुछ मिला, वहाँ कुछ मिला। तो ये लोग जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं किसी राजवंश से या किसी सभ्यता से, तो उसकी खोज करते हैं पुरातात्विक विभाग वाले। लेकिन जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ये भू सर्वेक्षण, ठीक है, भू सर्वेक्षण और मानचित्रों को सर्वेक्षण करने का काम करता है, भू सर्वेक्षण और मानचित्रों को, ठीक है। स्टार्टिंग में भारत सरकार ने 1767, भारत सरकार तो क्या कहोगे यार, ब्रिटिशों ने कर दिया था। 1767 में इसकी स्थापना बंगाल में कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। बाद में देखिएगा 1942 में इसका हेडक्वार्टर वहां रखते हुए देहरादून लाए, ठीक है। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1967 है, और इसको जो है इसका बाद में स्थानांतरित कर इसका हेडक्वार्टर 1942 है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आएगी 1942 आए। अगर आप करके आते हो, एग्जामिनर सही देता है, U+C वाला सही देता है, ये मानिए, ठीक है। जिस बंदे में टैलेंट होगा और जिसने तरीके से दिखा होगा वो 1967 देखा, क्योंकि उसने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछ रखा है, न कि कब स्थानांतरित किया देहरादून। स्थापना तो आप 1767 ही करोगे ना यार, उसको हिला थोड़ी सकते हो। 1767 से 1942 काम कर रहा है, लगभग आप मान के चलो 180 साल हो गए इस टेबल की। 180 साल का इतिहास भुला के आप लोग 1942 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। तो अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो 1767 ही करके आना, और कब देहरादून हेडक्वार्टर बना तो 1942, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, इसकी बात करते हैं, इससे काफी लोगों का नाम जुड़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, खाना ही होता है तो फिर ये मत समझना कि सर हाथ से ही मिटा देते हैं यार, मुझे ना वो पकड़ने में मिटाने में लगता है कि टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना, इसलिए करता हूँ। लेकिन बाद में जो है हाथ धो लेता हूँ, ठीक है, टेंशन मत करना। तो इस विभाग में 1830 के आसपास में इसके महासर्वेक्षण नियुक्त हुए थे जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है। महासर्वेक्षण नियुक्त हुए थे कौन? जॉर्ज एवरेस्ट, याद रखिएगा, जॉर्ज एवरेस्ट इसके जो है सर्वेक्षण नियुक्त हुए थे 1830 के आसपास में ये आए। और आपने देखा होगा कि मसूरी में जो माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट चोटी है, आपने देखा होगा वहीं पे है, उसके सामने फील्ड है, और उसके इस साइड की ओर जाओगे, ये पहाड़ है, ये फील्ड है, और इस साइड की ओर जाओगे कुटिया दिखेगी आपको यहाँ पे लगी हुई इस टाइप में, ठीक है। तो यही कुटिया थी जब इन्होंने बनाई थी 1832 के आसपास में, और ये वही कुटिया है, ठीक है, मसूरी में जब भी जाओगे। तो जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ पे कुटिया बनाई। सर्वेक्षण विभाग के थे यार, मैंने आपको बताया ना, सर्वेक्षण विभाग क्या काम करता है? भू मानचित्रों को और भू सर्वेक्षण काम करता है। धीरे धीरे काम बढ़ाए गए, धीरे धीरे ये लोग प्राणी विज्ञान पे, वनस्पति विज्ञान पे, ठीक है, मानव विज्ञान पे, बहुत सेक्टरों पे मल्टीप्लाई ऑप्शन हो गए, अब ये बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज एवरेस्ट ने यहीं पे इस कुटिया बना के, पहाड़ों से बहुत लगाव था, सर्वेक्षण का काम करना था तो सर्वेक्षण का काम करते थे। तो करते करते इन्होंने 1852 में, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को ढूंढा, और उसकी हाइट बताई तत्कालीन में 19,002 फीट, ठीक है। और इन्होंने उस टाइम पे उसे माउंट एवरेस्ट नाम नहीं दिया था, इन्होंने उस टाइम पे इसे माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 नाम दिया था। कई बार पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट का जो प्राचीन नाम था क्या था? चोटी 15। हालांकि तिब्बत में उसे कुछ और बोलते हैं, नेपाल में सागरमाथा जो भी है अलग बोलते हैं। लेकिन अगर एक पर्सनली क्वेश्चन आपसे कर दे कि माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जब ढूंढा गया, तो किस नाम से ढूंढा गया? तो चोटी 15। किसने ढूंढा? ये जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 में, ठीक है। बाद में जब ये मरे तो इस महान सर्वेक्षण के नाम पे इस पर्वत का नाम जो है माउंट एवरेस्ट रखा गया, ठीक है। इनके नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट रखा गया। इनके नाम पे 2 पर्वत है, याद रखिएगा, एक दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो नेपाल हिमालय में है, और दूसरा एक जॉर्ज एवरेस्ट है जो हमारा कहाँ पे है? मसूरी में है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी के, ये जॉर्ज एवरेस्ट है, मसूरी के सामने फील्ड था, उसके बगल में इन्होंने अपनी कुटिया लगाई और वहीं से सर्वेक्षण काम किए, ठीक है। और बाद में पहुंचते पहुंचते 1852 पे यहाँ पहुंच गए। ये सर्वे ऑफ इंडिया से ही जुड़े हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति तो आपको याद ही होगा, कौन बताइएगा? पंडित नैन सिंह, ठीक है। पंडित नैन सिंह, जिन्हें मौलिक पंडित बोलते हैं,
पंडित नैन सिंह, मौलिक पंडित, ठीक है, नैन सिंह। पंडित नैन सिंह ने क्या किया अंग्रेज सरकार की ओर 1965 में, ठीक है, इन्होंने लहासा, काठमांडू होते हुए मानसरोवर तक का ट्रैक का सर्वेक्षण किया, ठीक है, 1865 में। लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना होगा तो, 1865 में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद पंडित नैन सिंह ने 1873 में लिखेगा लहासा से, लहासा से, सब लिख लीजिएगा इनके बारे में, ले और असम का सर्वेक्षण किया, लहासा से, याद रखिएगा, ठीक है। पहले 1865 में लहासा काठमांडू मानसरोवर वाले ट्रैक का, ठीक है, एक व्यापारिक मार्ग की भी खोज कर रहे थे, भारत से तिब्बत होते हुए उत्तर पश्चिम वाला, तो वहां से होते लहासा, फिर काठमांडू, फिर मानसरोवर यात्रा का भी इन्होंने जो है सर्वेक्षण किया 1865 में, इसी संस्था से जुड़े थे, ठीक है। उसके बाद 1873 में लहासा, ले व असम का इन्होंने क्या किया था, ट्रैक किया था और यहाँ का सर्वेक्षण किया था। तो उत्तराखंड के इतिहास में एक काफ़ी बड़े सर्वेक्षण है। और परसों मैं जब फैक्ट सीरीज पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था शेखर पाठक और उमा शंकर की एक मिक्सअप बुक है जिसका नाम है एशिया की पीठ पर, है ना, मैंने आपको बताया था मिक्सअप बुक है। और मैंने आपको बताया था कि उस मिक्सअप बुक में जो है पंडित नैन सिंह रावत के जो यात्रा कर रहे हैं इनका वर्णन है, ऐसा बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको मतलब वो करवा रहा हूँ, रिमेम्बर करवा रहा हूँ, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक और नाम है पंडित किशन सिंह, याद रखिएगा, ये तो नैन सिंह है, पंडित किशन सिंह भी जुड़े हैं इसी संस्था से, पंडित किशन सिंह, ये भी अपने यहीं के हैं, पंडित किशन सिंह भी, ठीक है। पंडित किशन सिंह ने लिखेगा 1878 में तिब्बत से मंगोलिया, 1878 में इन्होंने तिब्बत से मंगोलिया का सर्वेक्षण किया, ये भी है, ये छुप जाते हैं बेचारे, तिब्बत से मंगोलिया का सर्वेक्षण किया, क्योंकि उनको तो अवार्ड मिला, पंडित नैन सिंह रावत। एक दिन पर्टिकुलर पर्सनालिटी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट फर्स्ट हो चुका है, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, ठीक है। उनका नाम है तो इसलिए इनको भी मत भूले। 1878 में इन्होंने तिब्बत से मंगोलिया तक का किया, पंडित किशन सिंह ने सर्वेक्षण किया। 1854 में बच्चों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इस संस्था ने भारत का पहला डाक टिकट जारी किया, लिख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, तो उसके नेतृत्व में ही इस संस्था ने पहली बार डाक टिकट जारी किया, ठीक है। सार्वजनिक विभाग और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जो निर्माण विभाग है उसकी स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम थी, इतिहास में तो पहली बार उसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और आपका जो लोक निर्माण विभाग है, ठीक है, उसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखेगा, दो अलग अलग है। खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न से संबंधित होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। लोक निर्माण विभाग बनाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, दो अलग है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी दोनों को ही कौन करता है, लॉर्ड डलहौजी 1854 के आसपास में, ठीक है। व्यक्तिगत जो डेक्लरेटिव नीति थी, पॉलिसी थी, उसको भी इसने किया था, है ना। सतारा होगा, आपने देखा होगा, झांसी होगी, 1856 में अवध कुशासन का आरोप लगा के उसे हड़प लिया, उसी के बाद विद्रोह हुआ। बहुत ही इंटरेस्टेड, टेंशन न ले, ये वही व्यक्ति था और इसी के टाइम पे इस विभाग ने 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया, ठीक है। अब लिख लीजिएगा हिमालय वर्कस एंड ग्लास लिमिटेड, हालांकि मैंने पहले पढ़ाया था, फिर भी लिख लीजिएगा हिमालय ग्लास एंड वर्कस लिमिटेड, हिमालय ग्लास और वर्कस लिमिटेड। इसकी स्थापना पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, 1904 में जो है देहरादून में की गई थी, लिखेगा, ठीक है। मैसन और जाल्टन, ठीक है, दो मैसन और जाल्टन, इन दोनों ने एक कंपनी बनाई थी
मैसन और जाल्टन ने स्टार्टिंग पूंजी इन दोनों ने ही हिमालय ग्लास एंड वर्कर्स लिमिटेड में जो है लगाया हुआ था। 1908 में किसी कारणवश, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ इनका आपसी जो भी हुआ, किसी कारणवश ये जो है उद्योग बंद कर दिया गया। सिर्फ 4 साल चला, ठीक है, सिर्फ 4 साल चला। सॉरी, मार्कर गिर गया है ना। आपको कल मैं मसूरी की बियर के बारे में बताऊंगा। आप सोचेंगे कि सर ऐसी क्यों बात कर रहे हो, है ना, हमें बिगाड़ रहे, नहीं, अपना माइंड सेट होना चाहिए। मसूरी की बियर जो है वो फेमस थी, और उससे जो पहले हमारे न्यूज़पेपर निकाला था इंग्लिश में मसूरी से, संपादक उनका नाम जुड़ा है, मैं बताऊंगा, सेना के लिए थे। तो काफ़ी फेमस बिजनेस चलता था उस टाइम पे उनका 1842-50 के आसपास में। एक बार ब्रिगेडियर थे भारत के, ठीक है, तो उनके चाय में किसी ने जलन से मक्खी मिला दी और उनने ऑर्डर दे दिया कि इसको बंद करो। तब उनका कारोबार ठप हुआ, वरना बताते हैं कि उनकी बियर का कारोबार बहुत ज़्यादा चलता था मसूरी में, है ना। तो देखो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास उम्मीद होनी चाहिए। बाकी तो यार देखो बहुत सारे हैं, अगर आपको नहीं है आप एग्जिट कर सकते हो, जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत और आप लोगों के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा देखिएगा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी सब्सक्राइब व्यू की ओर नहीं है। मेरा उद्देश्य एक दिन मेरे चैनल से, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो सिलेक्शन ले, इस और है, बस यही ध्यान है मेरा। और शायद मैं अपने अंतरात्मा से बात करता हूँ, और अपने अंतरात्मा की बात करूँ तो मैं कभी लालच के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। और जिस दिन लालच के लिए पढ़ाऊँगा और जिस दिन लालच के लिए आ जाऊँगा तो उस दिन अस्तित्व भी नहीं रहेगा, मैं अपने अंदर से कह रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में भी लोहाघाट में जो मेरे से पढ़ते थे या लोहाघाट के कोई बच्चे थे, उनसे ओवरव्यू ले लीजिएगा। मैंने ज़िंदगी में कभी भी फीस के लिए नहीं की, और कई बार तो ऐसा होता था मेरे पास 100 80 बच्चे, 150 बच्चे होते हुए भी मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था। मेरी ऐसी नीयत और आदत ही नहीं थी कि बच्चों से पैसा लो, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग सामने वाले की रिसर्च और कंटेंट पे विश्वास करोगे। और आपको पता है कि ये रिसर्च और कंटेंट कितना करना पड़ता है मुझे। आपकी जिला सीरीज चल रही है, आप कहीं से भी पढ़िएगा, किसी से भी पढ़िएगा, चाहे हिंदी हो, चाहे वो जीएसई क्यों ना हो, लेकिन रिसर्च कंटेंट और अंतरात्मा से पढ़ाना मैं जानता हूँ। और मुझे पता है कि यार परीक्षा क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है। हवा में पढ़ा के बेसिक देके आज मैं वाही आपसे करवा सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट में जब आप में तीर लगेंगे परीक्षा में तो क्या होंगे वो मुझे पता है, ठीक है। तो बीच बीच में मैं फैक्ट क्लास ऐसी देते रहूँगा कि जो आपको पुशअप करेगा, पंप करेगा, जिस प्रकार से मैंने लास्ट उत्तराखंड की पढ़ाई है। तो अगली जो फैक्ट क्लास पढ़ाने की सोच रहा हूँ, मैं हिंदी की सोच रहा हूँ, उसके बाद अगली फैक्ट क्लास कंप्यूटर की, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा, फैक्ट नहीं रहेगा उसमें, जो डिटेल देनी होगी मैं डिटेल भी दे दूंगा, आप लोगों को फैक्ट लगेगी, लेकिन उससे संबंधित कई डायमेंशन आपके सामने खोल दूंगा, ठीक है। तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा जिसको भी करना है इस वीडियो के नीचे कि कंप्यूटर की फैक्ट सीरीज चाहते हो या हिंदी की। कल ही चाहते हो तो मैं कल ही ला दूंगा। अगर आपको कंप्यूटर की देखनी है कंप्यूटर, तो कल से उम्मीद है कि हमारा नेट चल जाएगा और हम लोग जो है एक बार फिर से लाइव चलेंगे और आपकी समस्याएं जो है सामने रहेंगी और उनका मैं निराकरण करने की कोशिश करूँगा। और देखिएगा, पढ़िएगा, है ना, और अपने आप पे उम्मीद रखिएगा। और विश्वास है तो ठीक है, जुड़िएगा, क्योंकि आपको पता है कंटेंट मैंने रिसर्च और सब चीज़ करके दे रखा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ देहरादून जितना भी खींचेगा, आप एक चीज़ तो अपने दिमाग में बांध लें कि दिनेश सर देहरादून जितना भी खींचेंगे, हर एक पहलू, हर एक चीज़, हर एक किताब में जो देहरादून के बारे में है वो लिखा दूंगा और आपको पढ़ा दूंगा। आपको कहीं किसी के आगे दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि देहरादून में इतने आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग हो गया, चाहे कुछ भी है, वो सब करवा दूंगा, सब करवा दूंगा। लगभग एक प्रकार से देहरादून में आयोग, अदर चीज़ जो भी आपकी हेडेक है, देहरादून सबसे लंबा चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी हौले चल रहे हैं, ठीक है। कल लाइव चलेगी तो थोड़ा ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँगा, लेकिन देहरादून जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी की भी देहरादून जिला सीरीज देखेगा, एग्ज़ाम की नज़रिए से मेरी ज़रूर देखे के जाइएगा। अभी तो ये है, ओवरऑल कराऊंगा। आप बोलोगे कि सर इजी ये वो सो, सब करवाऊंगा। इजी तो मैं लास्ट में करवाऊंगा, इसकी टेंशन ना लें। इसी के साथ, ठीक है, शुभ रात्रि, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी करोगे। ठीक है, चलिएगा।